Hello friends, my name is Reena Singh and welcome to my YouTube channel RBS Official। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आपके लिए एस्टेट के PYQs की सीरीज जो स्टार्ट की थी वो तो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, पिछले 5 साल के प्रीवियस पेपर जो कि 60 मार्क्स के हिंदी के होते हैं वो मैंने आपको करवा दी हैं, एस्टेट के TGT PGT दोनों के। ठीक है, तो अब हम करेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, यानी कि जो हमने पीछे जो कि PYQs देखे हैं तो उनमें जो मेन चीज़ें हैं ना कि जो चीज़ें बार बार पूछी जा रही हैं तो उस चीज़ के आधार पर हम क्या करेंगे, हम एक एक टॉपिक लेंगे और उनको डिटेल में करेंगे ताकि आगे अगर उन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए तो हम आसानी से टैकल कर सकें। ठीक है, तो आज हम करेंगे अलंकार की परिभाषा, उसके भेद और उदाहरण। ठीक है, आज हमारा टॉपिक क्या है, अलंकार है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या टॉपिक है, हमारा टॉपिक है अलंकार। ठीक है, चलिए अलंकार होते क्या हैं। अलंकार शब्द की रचना अलम प्लस कार के योग से हुई है। एक बात और फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको करवा रही हूँ ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, ना मैंने किसी के कॉपी किए हैं। ठीक है, जो मैंने पढ़ा है उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगी और ये मेरे ही बनाए हुए नोट्स हैं। ठीक है, तो चलिए अलंकार होता क्या है। अलंकार शब्द की रचना अलम प्लस कार से के योग से बनी, यानी कि अलम और कार को जोड़ करके क्या बना है, अलंकार बना है। अब इनका अर्थ क्या होता है। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला, शोभा करने वाला, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को तत्व को अलंकार कहते हैं। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अब जो अलंकार है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। ठीक है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आभूषण। नोट, आप ये बात नोट कीजिएगा कि आचार्य भामह को अलंकार का जन्मदाता कहा जाता है, यानी कि जो अलंकार होता है उसको जन्म किसने दिया है, आचार्य भामह ने। ठीक है, तो आचार्य भामह को अलंकार का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, चलिए अलंकार के प्रकार। अब अलंकार के प्रकार कौन कौन से होते हैं भाई। अलंकार के प्रकार 2 होते हैं। ठीक है, यानी कि देखो अगर संस्कृत में देखें ना तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के अकॉर्डिंग हमारे अलंकार 2 प्रकार के हैं। एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार। अब जो तीसरा होता है ना जो संस्कृत में होता है, एक होता है उभयालंकार। ठीक है, तो 3 होते हैं संस्कृत में, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। लेकिन हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में हमारे 2 अलंकार हैं जो कि हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब इन्हीं के आधार पर हम सारे अलंकारों को पढ़ेंगे। ठीक है, एक चीज़ और फ्रेंड्स, अलंकार है ना बहुत सारे होते हैं। ठीक है, कोई वो नहीं है कि भाई 2-4 अलंकार होते हैं, अलंकार बहुत सारे होते हैं। लेकिन क्या होता है, हम सिर्फ वही अलंकार पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे PYQs में आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावना है। मैंने सिर्फ आपके लिए वही अलंकार लिए हैं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, हम ज़्यादा फालतू के अलंकार नहीं पढ़ सकते हैं। जो हमारे आने हैं पेपर में, आए हुए हैं और आने की संभावना है, हम सिर्फ वही अलंकार करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शब्दालंकार। शब्दालंकार क्या होता है, जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दों के माध्यम से, अगर ये शब्दालंकार है तो शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार या परिवर्तन उत्पन्न होगा। ठीक है, काव्य मीन्स होती है कविता, जो कविता होती है उनकी पंक्तियों में कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ विकार होते हैं, तो वो किसके कारण होते हैं, अगर वो शब्दों के कारण हो, शब्दों के माध्यम से हो तो वो हमारा शब्दालंकार में आ जाएगा। लेकिन अगर वही विकार कविता में, वही विकार, चमत्कार, परिवर्तन अगर अर्थ के कारण हो, वे जो शब्द हैं उनके अर्थों के कारण हो तो वो हमारा अर्थालंकार हो जाएगा। एक बार फिर से समझो कि अर्थालंकार क्या होता है कि जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होता है। ठीक है, अर्थ के माध्यम से, और जहाँ शब्दों के माध्यम से हो वहाँ शब्दालंकार, और जहाँ अर्थ के माध्यम से हो वहाँ अर्थालंकार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले शब्दालंकार, हम शब्दालंकार पढ़ेंगे और उनमें से मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट जो अलंकार है वो लिए हैं जो हमारे पेपर में आए हुए हैं और आने की संभावना भी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारा अनुप्रास अलंकार, उसके बाद है यमक अलंकार, फिर है श्लेष अलंकार और फिर है वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, तो ये 4 अलंकार हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आए हुए हैं और आगे भी आएंगी। ठीक है, चलिए
अब करते हैं अनुप्रास अलंकार। मैं आपको बताती हूँ अनुप्रास अलंकार जो है, अनुप्रास अलंकार के भी 5 उपभेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं देखो। सबसे पहले छेकानुप्रास अलंकार, फिर है वृत्यानुप्रास अलंकार, फिर है लाटानुप्रास अलंकार, फिर है अंत्यानुप्रास अलंकार और है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। तो ये हमारे जो है 5 प्रकार के अलंकार होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन से होते हैं। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। ठीक है, अब देखो, अब हम इनको करेंगे डिटेल वाइज। सबसे पहले हम अनुप्रास को देख लेते हैं। अनुप्रास क्या होता है। ठीक है, देखो, जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। देखो, वर्ण की आवृत्ति, वर्ण क्या होता है फ्रेंड्स, जो स्वर और व्यंजन होते हैं ना हमारे, उन्हीं को ही वर्ण कहा जाता है, दोनों को मिला के। ठीक है, जैसे हमारा ए आ, ठीक है, या फिर कै ख, ये जो होते हैं ये सारे ही क्या होते हैं, वर्ण होते हैं हमारे। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, 2 या 2 से अधिक बार हो, यानी कि कोई भी वर्ण मतलब कि एक बार आया तो अनुप्रास नहीं होगा, लेकिन अगर वो 2 बार आए या 2 से अधिक बार आ जाए तो वो कौन सा अलंकार होगा, हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। ये चीज़ याद रख लेना कि कोई भी वर्ण जो 2 या 2 से अधिक बार हो वो क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अब देखो, इसमें क्या है, मैं वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, मैं वर्ण की आवृत्ति, मैं वर्ण की आवृत्ति। अब देखो, इनमें 2 या 2 से अधिक है, 1, 2 और 3 बार हो रही है, यानी कि 2 भी हो रही है और 2 से अधिक भी हो रही है, तो ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। सेवक का से, और मतलब सेवक का से जो है, सचिव में भी से है और सुमंत में भी से है, तो इसमें भी 3 बार हो रही है, यानी कि 2 या 2 से अधिक बार हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर मैं वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है और यहाँ पर से वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। एक और एग्जाम्पल है आपके लिए कि देखो, चारू चंचल की चंचल किरणें, यहाँ पर हमारी किसकी आवृत्ति हो रही है भाई, च की आवृत्ति हो रही है। चारू में च, चंचल में भी 2 बार च, फिर चंचल में 2 बार च। ठीक है, तो हमारी किसकी हो रही है, च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो ये हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और याद रख लेना फ्रेंड्स, अगर ऐसी ही डेफिनेशन आपको अलंकारों के पार्ट में मिलती है ना, जैसे ये अलंकार के भेद हैं, ठीक है, अगर ऐसे ही आपको कि भी 2 या 2 से अधिक ऐसी डेफिनेशन मिलती है, तो ये चीज़ याद रख लेना कि अगर अनुप्रास पूछा जाएगा तो वहाँ पे है ना, उसके ऑप्शन में ये नहीं दिए जाएंगे उपभेद। ठीक है, वहाँ पे फिर और कोई अलंकार दे दिया जाएगा, जैसे एक तो अनुप्रास हो गया, यमक, श्लेष, इस तरीके से और अलंकार दे दिए जाएंगे, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम करते हैं सबसे पहले इसके उपभेद। फर्स्ट है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास अलंकार क्या होता है कि जहाँ पर कोई वर्ण एक बार स्वरूपतः और एक बार कर्मतः दोहराया जाता है, वहाँ छेकानुप्रास होता है। स्वरूपतः यानी एक बार स्वरूप से और दूसरे बार कर्म से दोहराया जाता है, तो वहाँ क्या होता है, अनुप्रास होता है। एक चीज़ और याद रख लेना कि भाई यहाँ पे जो अनुप्रास है ना, उसमें सारे ही वर्ण के बारे में बात की गई है, शब्दों के बारे में बात नहीं की है। शब्दालंकार, लेकिन अनुप्रास में सब पूरे अनुप्रास में जो उनके जो भेद होते हैं, उपभेद होते हैं, उनमें भी वर्णों की बात की गई है, शब्दों की बात नहीं की गई। अब देखो, इसमें क्या कहा कि कोई वर्ण एक बार स्वरूपतः और एक बार कर्मतः दोहराया जाता है। देखो, यानी कि कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी। अब देखो, एक बार ये मतलब कि एक बार यहाँ आ गया, एक बार यहाँ आ गया। ठीक है, मतलब कि कै 2 बार हो गया, भय 2 बार हो गया। देखो, इजी लैंग्वेज में समझो, छेकानुप्रास क्या होता है, जिसमें किसी भी वर्ण की सिर्फ और सिर्फ 2 बार आवृत्ति होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना, आप आराम से आप कर सकते हो कि जिसमें किसी भी वर्ण की, जिस वाक्य में किसी भी वर्ण की सिर्फ 2 बार आकृति होती है, 2 बार आवृत्ति होती है, वो क्या होता है, वो छेकानुप्रास होता है। ठीक है, अब देखो, इसी में ही देख लो, कानन कठिन भयंकर भारी। कानन में कै की आवृत्ति जो है 2 बार हो रही है, ना 2 से ज़्यादा हो रही है भाई और ना 2 से कम हो रही है, तो सिर्फ 2 बार हो रही है, तो हमारा छेकानुप्रास हो जाएगा। भयंकर भारी, इसमें भी भय की आवृत्ति 2 बार हो रही है, ना 2 बार से ज़्यादा, ना 2 बार से कम, ओनली 2 बार जब आवृत्ति होगी किसी भी वर्ण की, तो वो हमारा छेकानुप्रास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास क्या होता है,
अंत्यानुप्रास अलंकार में जिस पंक्ति के अंत का वर्ण अथवा अक्षर समान हो उसे अंत्यानुप्रास कहते हैं। पंक्ति के अंत का वर्ण यानी कि कोई एक पंक्ति दी गई है और उसके अंत का जो वर्ण है ये समान होना चाहिए, ठीक है। अगर ये समान हो गया तो वो हमारा अंत्यानुप्रास, अंत देखो इसमें ही आ रहा है ना अंत्यानुप्रास, तो इस अंत से ही आप याद रख लेना कि भाई इसमें क्या होता है, इस अंत से ही याद रख लेना कि भाई अंत वाला जो वर्ण है वो सेम होगा। जैसे देखो क्या है कि भाई मेरे मन के मीत मनोहर तुम हो प्रियवर मेरे सहचर। अब देखो मनोहर और सहचर दोनों की साउंड सेम आ रही है, ठीक है। पीछे र है और र है, ठीक है। इनमें वर्ण या जो अक्षर है हमारा पीछे का वो बिल्कुल सेम है, यानी इसमें भी र है और इसमें भी र है, ठीक है। ये र जो आ रहे हैं ना ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वो क्या हो जाएगा हमारा अंत्यानुप्रास। एक चीज़ और, अगर है ना देखो कई और वाक्य में जब जैसे काव्य गुण वगैरह होते हैं तो उसमें क्या होता है, ये पीछे के जो शब्द होते हैं जिसमें ऐसे सेम साउंड आती है, सेम जो है लयबद्ध तरीके से बोला गया है कोई वाक्य है, तो उसको क्या कहते हैं हम, तुकांत कहते हैं, ठीक है। उनको तुकांत शब्द भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे ये कौन सा हो जाएगा हमारा अंत्यानुप्रास हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट अलंकार पे चलते हैं। नेक्स्ट अलंकार क्या कहते हैं, वृत्यानुप्रास अलंकार। अब देखो इसमें क्या होता है कि पंक्ति में एक वर्ण की आवृत्ति एक बार से अधिक बार हो तो वहाँ वृत्यानुप्रास होता है। पंक्ति में एक वर्ण की आवृत्ति यानी एक जो वर्ण होता है वो एक बार से अधिक बार हो, यानी एक बार से अधिक बार आए, चाहे 2 बार आए, चाहे 3 बार आए, चाहे 4 बार आए, अगर वो एक बार से अधिक बार आता है तो वो क्या होता है हमारा वृत्यानुप्रास अलंकार हो जाता है। जैसे कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित में, किलंकत है। इसमें क्या है, जो कै वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना, देखो कै वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हो रही है, एक बार से तो काफ़ी अधिक बार हो रही है, ठीक है। यानी एक बार से ज़्यादा बार आई, ठीक है, तो वो हमारी कौन सी हो जाएगी, वृत्यानुप्रास हो जाएगी। अब आप बोलोगे मैम अगर एक बार से ज़्यादा बार 2 बार भी आ सकती हैं, अगर देखो 2 बार आएंगी ना तो वो मैंने आपको क्या बताया था, 2 बार आएंगी वो सिर्फ छेकानुप्रास होगा, 2 से ज़्यादा बार नहीं आएंगी। अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया कि भाई एक बार से अधिक बार हो रही है, अगर वाक्य दे दिया आपको उसमें 2 बार हो रही है और उसमें छेकानुप्रास ना दे के आपको वृत्यानुप्रास दे देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, आप लोगों को जो क्या कहते हैं ऑप्शन है ना, ऑप्शन इन दोनों में से एक ही मिलेगा, या तो फिर छेकानुप्रास मिलेगा और या फिर आपको मिलेगा वृत्यानुप्रास, ठीक है। तो इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि वृत्यानुप्रास अलंकार होता क्या है कि एक वर्ण की किसी भी पंक्ति में एक वर्ण की आवृत्ति एक बार से अधिक बार हो वहाँ वृत्यानुप्रास होता है। एग्जाम्पल के लिए आपके लिए है कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित है, किलंकत है, ठीक है। तो कै और इसमें देखो लय की भी हो रही है, ठीक है, लय की भी आवृत्ति जो है बार बार हो रही है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट अलंकार पे चलते हैं, क्या है लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार क्या होता है, देखो जब किसी शब्द का दोहराव एक ही तरह हो तथा लिखने में थोड़ा सा अंतर हो जाए वहाँ लाटानुप्रास होता है। जब किसी शब्द का दोहराव जो होता है एक ही तरह हो, ठीक है, यानी कि एक ही तरह हो, दोनों वर्ड जो पंक्ति होती है ना एक ही जैसी हो दिखने में, लेकिन बस थोड़ा सा जो माइनर सा अंतर होता है ना, बिल्कुल थोड़ा सा अंतर हो जाए वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से आप बेहतर समझोगे, देखो रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब देखो ये क्या है, ये हमारा दिखने में बिल्कुल सेम है, ठीक है, बोल रहे हैं हम उसे तो दोहराने में भी हमारा सेम है, लेकिन क्या है लिखने में थोड़ा सा अंतर है। कैसे कि भाई ये जो कोमा है ना, ये कोमा अंतर पैदा कर रहा है, ठीक है, लिखने में थोड़ा सा अंतर हो गया लेकिन बोलने में नहीं होता। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, बोलने में तो वैसा ही है, ठीक है। अब जो क्या है इसका अर्थ क्या होता है, रोको मत जाने दो, इस कोमा अगर ये यहाँ पे लगा दिया मत के आगे तो इसका अर्थ क्या हो गया कि भाई कोई भी जा रहा है ना उसको रोको मत, जाने ही दो, ठीक है, जो जा रहा है ना उसको जाने ही दो, उसको रोकना नहीं है, इसका अर्थ ये हो गया। लेकिन जो दूसरा है कि फिर रोको मत जाने दो, इसमें रोको पे कोमा लगा हुआ है तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ अलग हो जाएगा, क्या कि रोको मत जाने दो, कि भाई जो जा रहा है ना उसको रोक लो, उसको जाने ही मत दो, ठीक है। तो उसका क्या है कि भाई रोको, उसको जाने मत दो जो जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो क्या है लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और है, देखिए क्या एग्जाम्पल है
कि भाई पूत सपूत को तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, यानी कि किसी का अगर पुत्र सपूत होता है यानी अच्छा पुत्र होता है तो उसके लिए धन बचाने की कोई आवश्यकता नहीं है, धन को संचय इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो अच्छा पुत्र है तो वो खुद ही कमा लेगा, खुद ही, अगर लायक सपूत होता है ना, सपूत मीन्स अच्छा पुत्र, सुपुत्र लायक होता है जो, वो खुद ही कमा लेगा, ठीक है। लेकिन अगर पूत कपूत तो का धन संचय, और अगर पूत जो है यानी पुत्र जो है कपूत है यानी बुरा बेटा है, बुरा पुत्र है तो का धन संचय, तो उसको उसके लिए जो धन है संचय करने की कोई भी आवश्यक वो नहीं है, ज़रूरत नहीं है। क्यों? तो कोई भी फ़ायदा नहीं है उसका धन संचय करने का। क्यों? क्योंकि अगर वो कुपुत्र है तो वो जो बचा हुआ धन है उसको भी क्या कर देगा, उसको भी बिगाड़ देगा, ठीक है। तो इस जो ये पंक्तियाँ जो है इनका अर्थ ये है। अब देखो इसमें क्या है, बोलने में तो पूत कपूत को का धन संचय, पूत सपूत को का धन संचय, तो ये ना बोलने में तो सेम आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा लिखने में क्या होता है, लिखने में अंतर हो जाता है। तो वो हमारा कौन सा हो जाता है, हमारा लाटानुप्रास अलंकार हो जाता है, ठीक है। देख लो एक बार, जब किसी शब्द का दोहराव एक ही तरह हो तथा लिखने में थोड़ा सा अंतर हो जाए वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अलंकार पे चलते हैं। नेक्स्ट अलंकार क्या है हमारा, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। देखो इसमें क्या है कि भाई किसी पंक्ति में एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्ण की आवृत्ति होती है, उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी कि श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है कि एक उच्चारण स्थान आ गया, इसमें उच्चारण स्थान यानी कि देखो जब हम कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, उच्चारण करते हैं तो हम कहाँ से करते हैं भाई, हमारी जो 5 मतलब कि मुंह के अंदर की चीज़ें होती हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ। एक होता है हमारा कंठ, ठीक है, दूसरा होता है हमारा तालु, फिर होता है हमारा मूर्धा, ठीक है, उसके बाद होता है हमारा दंत, और उसके बाद होता है हमारा ओष्ठ। यानी कि जो भी हम बोलते हैं ना तो इन चीज़ों से मिलकर जो है हम बोलते हैं, ठीक है। अपने जीभ जो है इन चीज़ों से लग के या कंठ से निकल के आवाज़ आती है, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो क्या कहा गया है कि भाई किसी पंक्ति में एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्ण की आवृत्ति होती है, यानी कि एक ही उच्चारण स्थान से जो वर्ण बोला जाता है ना उसी से ही बार बार बोला जाए तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारा श्रुत्यानुप्रास अलंकार। जैसे देखो तुलसीदास सीदत निस्दिन, अब इनसे जो भी बोला जाएगा ना, और अगर मान लो कोई चीज़ कंठ से बोली जा रही है तो कई वर्ण जो हैं ऐसे आ जाएंगे जो कि कंठ से ही बोले जाएंगे, तो वो हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा श्रुत्यानुप्रास अलंकार, ठीक है। अब देखो किसी भी पंक्ति में एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्ण की आवृत्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल देखो, तुलसीदास सीदत निस्दिन देखन तुम्हारी निठुराई। अब देखो हमें ये देखना है कि भैया जो तुलसीदास है या सीदत है या निस्दिन है, ये कहाँ से बोला जा रहा है, हमारे मुंह में से कहाँ से बोला जा रहा है। देखो बोल के देखो, तय है, तय दंत से बोला जा रहा है, ल भी दंत से बोला जा रहा है, से भी दंत से बोला, यानी कि कुछ चीज़ हमारे नीचे वाले दांतों से जीभ लग के बोली जा रही है और कुछ वर्ण जो है हमारे ऊपर वाले दांतों से जीभ लग के बोली जा रही है, ठीक है। आप खुद भी बोल के देख सकते हो, तय को बोल के देखो, ल को बोल के देखो, से को बोल के देखो, द को बोल के देखो, न को बोल के देखो, तो ये सारे वर्ण जो हैं हमारे दंत से ज़्यादा आ रहे हैं और इन सब में यही वर्ण ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। देखो तुलसीदास में भी यही है, तय, ल, से, द, से, फिर इसमें भी सीदत में भी सीदत है, ठीक है, निस्दिन में भी नी स दीन, तो सारे ही क्या है दंत से निकल के आ रही है ना, तो ये हमारे उच्चारण स्थान कौन सा हो गया, हमारा दंत हो गया। तय, ल, से, द, न, ये चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं तो हमारा उच्चारण स्थान कौन सा हो गया, दंत हो गया। और एक ही उच्चारण स्थान से बार बार वर्ण निकलना और उसी की आवृत्ति होना तो हमारा श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अलंकार पे चलते हैं। नेक्स्ट अलंकार क्या है, अब देखो वहाँ पे क्या हो गया, हमारे सारे जो हैं ये जो पीछे हुए हैं ये सारे ही हमारे कौन से अलंकार हो गए, ये हो गए हमारे अनुप्रास के सारे भेद हो चुके हैं। अब हम करेंगे उपमा यमक अलंकार। यमक अलंकार देखो क्या होता है, एक चीज़ और फ्रेंड्स,
एक चीज़ देखो, जहाँ एक या एक से अधिक शब्द, यहाँ शब्द की बात आ गई। जो अनुप्रास थे और उनके उपभेद थे, उनमें सब में क्या थी, वर्ण की बातें थी। यहाँ पे मतलब कि किसकी बातें आ गई, यहाँ पे शब्द की बात आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक या एक से अधिक बार और हर बार अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। क्या कहा गया है कि जहाँ पर एक या एक से अधिक शब्द है, यानी कि देखो एक या एक से अधिक शब्द आ जाए, ठीक है, और अधिक बार आए, ठीक है, और इनका अर्थ अलग अलग हो, भाई इसका अर्थ अलग है, इसका अर्थ अलग है, इसका अर्थ अलग है, तो कौन सा होगा, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। ठीक है, चीज़ याद रख लेना कि जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उनका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। कैसे भाई, देखो सजना है मुझे सजना के लिए। अब जो ये सजना है, सजना जो है क्या, देखो जहाँ एक या एक से अधिक शब्द, एक शब्द हो गया, ठीक है, और अधिक बार आए, अधिक बार इधर भी सजना है और इधर भी सजना है, एक से अधिक बार आ गया। ठीक है, अब देखो हर बार अर्थ अलग अलग हो, इनका अर्थ अलग अलग कैसे होगा। ये सजना जो है, इस सजना का अर्थ क्या होता है, इस सजना का अर्थ होता है तैयार होना। पंक्तियों के अकॉर्डिंग इसका अर्थ क्या है, तैयार होना। ठीक है, देखो मैं आपको ऐसे बोल के बता देती हूँ, ये जो पंक्ति है ना, इसका अर्थ है तैयार होना। ये जो है इसका अर्थ क्या है, अपने कोई भी लेडीज़ अपने पति के लिए, अपने प्रियवर के लिए बातें कर रही है ये, ठीक है, तो इसका अर्थ है पति या प्रियवर। ठीक है, अब देखो क्या कहा है, अर्थ अलग अलग हो गए। एक या एक से अधिक शब्द, एक शब्द है, ठीक है, कितनी बार आया, एक से अधिक बार आया, 2 बार आया, ठीक है, अर्थ क्या हो गया, अर्थ अलग अलग हो गया। इसका अर्थ तैयार होना हो गया और इसका अर्थ क्या हो गया, पति या प्रियवर हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा हमारा, इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। सेकंड देखो, सेकंड में क्या कहा गया है, घनघोर घटा का घमंड घटा। अब घटा क्या होती है, इस घटा का अर्थ क्या होता है, इस घटा का अर्थ होता है हमारा बादल। ठीक है, और इस घटा का अर्थ क्या होता है हमारा, घटना, यानी कि कम होना, घटना यानी कि कम होना। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर भी ये हो जाएगा यमक अलंकार। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, नोट करो इस चीज़ को कि भाई उपयुक्त दिए गए वाक्य में जो नंबर 1 में एक सजना का अर्थ है तैयार होना और दूसरे सजना का अर्थ है पति या प्रियवर, यही बताया मैंने। ठीक है, दूसरे वाक्य में एक घटा का अर्थ क्या होता है, बादल, और दूसरे घटा का अर्थ होता है कम होना या कोई भी चीज़ घटना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अलंकार पे चलते हैं। नेक्स्ट अलंकार हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या कहता है कि देखो, श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, यानी कि एक शब्द से जब अनेक अर्थ चिपके होना तो उसको कहा जाता है, ठीक है, चिपका हुआ। देखो जहाँ एक शब्द में अनेक अर्थ छिपे हों, अर्थात जब वाक्य में एक शब्द केवल एक बार आए और उस शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। चीज़ों को ध्यान रखो कि भाई श्लेष अलंकार क्या होता है कि भाई जहाँ एक शब्द में अनेक अर्थ छिपे हों, अर्थात जब वाक्य में एक शब्द केवल एक बार आए, एक शब्द कितनी बार आएगा, केवल एक बार आएगा, और उस शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले, यानी कि ज़्यादा अर्थ निकले, तो वो क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। अगर हम इसको एक मतलब कि इजी लैंग्वेज में बोले तो ये बोल सकते हैं कि श्लेष अलंकार का अर्थ क्या होता है, शब्द एक और अर्थ अनेक। ठीक है, यानी कि किसी भी वाक्य में शब्द आए एक बार और उनके अर्थ निकले अधिक, तो वो हो जाएगा हमारा श्लेष अलंकार। एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल क्या कहता है, देखो जैसे रहीमन जय गति द्वीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरों होए। अब देखो इसमें क्या है, एक बार शब्द आया हुआ है बारे, एक बार शब्द आया हुआ है बड़े, ठीक है, लेकिन इनके अर्थ 2 या 2 से अधिक हैं। यानी कि देखो बारे का अर्थ एक होता है जलाना, ठीक है, एक अर्थ होता है छोटा। उसके बाद बड़े है, बड़े का एक अर्थ होता है बड़ा और दूसरा अर्थ होता है बुझाना, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ है ये क्या कहा है कि किसी भी वाक्य में एक शब्द सिर्फ एक बार ही आएगा, बारे एक बार आया हुआ है, बड़े एक बार आए हुए हैं,
और उसके अर्थ दो या दो से अधिक हो जाएं। अभी दो तो हैं ही, ठीक है, दो भी हैं, और कोई भी और भी किसी वाक्य में ऐसे वर्ड हो सकते हैं जिसके दो से और भी अधिक अर्थ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा श्लेष अलंकार। अब देखो सेकंड ऑप्शन, देखो सेकंड के क्या कहा है कि चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी वृष भानुजा वे हलदर के बीर। अब वृष भानुजा क्या होती है, वृष भानुजा के भी क्या हो गए भाई, दो अर्थ हो गए, एक हो गया है गाय, एक हो गया राधा, ठीक है। हलदर के भी दो अर्थ हो गए, एक हो गया बैल और एक हो गया है बलराम, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो हो जाएगा कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अलंकार पे चलते हैं। नेक्स्ट अलंकार है भाई हमारा कौन सा, वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार में क्या है भाई, देखो जहाँ किसी बात पर वक्ता और श्रोता को किसी उक्ति के संबंध में अर्थ कल्पना में भिन्नता का आभास हो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। देखो जहाँ किसी बात पर वक्ता कौन होता है फ्रेंड्स, वक्ता होता है बोलने वाला, ठीक है, और श्रोता कौन होता है, सुनने वाला। बोलने वाले और सुनने वाले की किसी उक्ति यानी कोई बातचीत चल रही है तो उसके संबंध में अर्थ कल्पना में भिन्नता, यानी कि उसकी अर्थ जो है सोच कुछ और रहा है लेकिन उसका जो बोलने वाला बोल कुछ और रहा है लेकिन उसका अर्थ कुछ और ले रहा है, ठीक है, सुनने वाला, तो उसमें भिन्नता का आभास हो जाता है, तो वहाँ क्या हो जाता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। अगर हम इसको एक लाइन में समझें वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है, तो वो हम इससे समझ सकते हैं कि भाई सुनने और बोलने के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होना क्या होता है, हमारा वक्रोक्ति अलंकार में आ जाता है, ठीक है, कि सुनने और बोलने के बीच में क्या होना, सुनने और बोलने के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होना क्या होता है, हमारा वक्रोक्ति अलंकार होता है। कैसे, देखो जो बोलने वाला है बोल कुछ और रहा होता है लेकिन सुना कुछ और जाता है, सुनने वाले के थ्रू सुना कुछ और जाता है, बोलने वाला कुछ और बोल रहा होता है, तो वो हमारा वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। देखो एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छे से समझोगे कि देखो इस जो पंक्ति है, को तुम हो इत आए कहाँ घनश्याम हो तो कित हो बरसू, यानी कि है ना एक नायक और नायिका का जो एक सीन होता है उसका वर्णन किया गया है इसमें। तो क्या कहा गया है कि भाई जो नायिका है ना वो अपना घर में दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठी है और जो नायक है वो उनके दरवाजे के बाहर खड़ा है और वो उनको क्या कर रहा है, मतलब कि दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहा है। और क्या कह रहा है उस टाइम, देखो को तुम हो इत आए, यानी कि है ना जो नायिका है वो कहती है कि कौन हो तुम जो यहाँ पर आए हो। फिर जो बाहर जो नायक कहता है वो कहता है कहाँ, घनश्याम, यानी नायक ने कहा कि मैं घनश्याम हूँ, ठीक है। तो फिर जो नायिका है ना वो जानबूझ के क्या करती है, जानबूझ के कहती है अगर घनश्याम हो, घनश्याम मीन्स तो काले बादल होता है, घन मीन्स क्या होता है बादल, और श्याम मीन्स काले, तो घनश्याम मीन्स तो काले बादल होता है। अगर तुम काले बादल हो तो यहाँ क्या करने आए हो, तुम जाके कहीं और बरसो, यहाँ मत बरसो, ठीक है। लेकिन वो जो नायक है वो तो अपना नाम ले रहा होता है कि मैं घनश्याम हूँ, लेकिन वो जानबूझ के उसकी बात को क्या कर देती है, किसी और अर्थ में ले जाती है कि घनश्याम तो काले बादल होता है, यहाँ क्यों आए हो, कहीं और जाके बरसो। तो इस तरीके से ये बातें कही गई है, ठीक है। तो मतलब कि बोलने वाला कुछ और बोले लेकिन सुनने वाला उसका अर्थ कुछ और निकाल ले, चाहे वो जानबूझ के निकाले चाहे बिना जानबूझ के निकाले, तो वो हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। चलिए अब ये जो हमने किए थे ये हमारे थे कौन से अलंकार, ये हमारे शब्द अलंकार थे। अब हम करेंगे हमारे अर्थ अलंकार, ठीक है। अब हम करेंगे हमारे अर्थ अलंकार। देखो उपमा अलंकार अर्थ अलंकार में सबसे पहले उपमा अलंकार क्या होता है कि जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत सादृश्य समानता के कारण किसी वस्तु या प्राणी से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। एक मिनट, हाँ देखो कैसे होता है भाई, जहाँ एक वस्तु यानी कि कोई भी एक वस्तु है या प्राणी है उसकी तुलना अत्यंत सादृश्य, सादृश्य मीन्स होता है समान, बिल्कुल जो चीज़ जो सेम हो बिल्कुल समान हो, तो उनके कारण किसी प्रसिद्ध वस्तु या किसी दूसरी वस्तु या प्राणी से उनकी क्या की जाए, उनकी मतलब कि तुलना की जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। देखो जैसे कि मुख चंद्रमा के समान है,
मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब जो समान है ये क्या हो गया, उसको तुलना कर दी, किससे कर दी भाई, मुख की तुलना कर दी, किससे कर दी, चंद्रमा से कर दी। अब देखो जो तुलना की जा रही है, ये जो ना, इनको हम क्या कह सकते हैं, उपमान और उपमेय भी कह सकते हैं, उपमेय और उपमान। उपमान और उपमेय भी कह सकते हैं। उपमेय क्या होता है फ्रेंड्स, उपमेय होता है यानी कि जिसकी तुलना की जा रही है, ठीक है, किसकी तुलना की जा रही है, मुख की तुलना की जा रही है। उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जा रही है, तो किससे तुलना की जा रही है, चंद्रमा से तुलना की जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, उपमान और उपमेय क्या होते हैं, यानी कि जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे तुलना की जा रही है। अब क्या देखो, जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत सादृश्य यानी समानता के कारण किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो प्रसिद्ध, देखो चंद्रमा को सब जानते हैं, प्रसिद्ध है, ठीक है, तो इसकी तुलना किससे की जा रही है, मतलब कि मुख की तुलना हमारे चंद्रमा से की जा रही है जो कि प्रसिद्ध है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा उपमा अलंकार। देखो या तो आप इससे पहचान सकते हो उपमा अलंकार को कि भाई कोई भी वस्तु या प्राणी की तुलना किसी ऐसी चीज़ से की जाए जो कि फेमस है, प्रसिद्ध है, जैसे कि चंद्रमा को सब जानते हैं, ठीक है, और उसकी तुलना हमारी उससे किसकी तुलना कर दी, मुख की तुलना कर दी, किसी की मुख की तुलना चंद्रमा से कर दी, तो ये हमारे उपमा अलंकार हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे भी ना समझो ना, तो आप ऐसे समझ सकते हो, देखो जैसे देखो ये क्या है कि भाई अगर ये एक तरीके की ट्रिक है, आपको उपमा अलंकार का ना पता हो तो ये वर्ड ध्यान रख लेना कि भाई सा, सी, से, इसमें ना ये भी आता है सो, ठीक है, सा, सी, से, सो, सम, समान, सदृश, सरस, जैसा। अगर ये वर्ड आ जाएं किसमें, अगर कहीं भी पंक्ति में, वाक्य में ये शब्द आ जाएं, ये वर्ण आ जाएं, या जो भी कहो ये शब्द आ जाएं, तो ये हमारे किस में हो जाएंगे, उपमा अलंकार में हो जाएंगे, ठीक है। इनको याद रख लेना, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना कि भाई उपमा अलंकार में अगर ये आ जाएं, सा, सी, से, सम, समान, सदृश, इसका भी अर्थ समान ही होता है। सरस, इस सरस की जगह यहाँ पे सरिस भी आ सकता है, ठीक है, तो सरस की जगह सरिस भी आ सकता है, और जैसा, तो ये आ जाए जिसमें भी, ये क्या होता है, हमारा उपमा अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखिए, देखो मैंने आपको बताया था ना उपमेय और उपमान। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए। देखो एग्जाम्पल के लिए पीपर पात सरिस मंडूला, अब सरिस आ गया तो इससे आप समझ सकते हो कि ये क्या हो गया, हमारा उपमा अलंकार हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अलंकार पे चलते हैं। नेक्स्ट अलंकार है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या हो रहा है, देखो जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। संभावना कैसे की जाए, उपमेय क्या होता है, मैंने आपको बताया जिसकी तुलना की जा रही है, उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जा रही है, यानी कि उन दोनों की तुलना करना संभव हो जाए, संभावना बढ़ जाए उन दोनों की तुलना करने की, तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार में हो जाता है। जैसे कि आपको एक ट्रिक भी दी गई है, क्या है, अगर आपको कहीं भी वाक्य में दिखे मनु, मानहु, मानो, जनु, जानो, जानहु, ज्यों, त्यों, ये शब्द ये आपको कहीं पे भी वाक्य पे दिख जाएंगे तो वहीं पे ही हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता रखा है कि ये शब्द आए तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, देखो जैसे कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। अब देखो मानो आ गया तो ये हमारा कौन सा, उत्प्रेक्षा अलंकार में हो जाएगा। अंबर में तारे मानो मोती अनगिनत, अब क्या है, अंबर में जो तारे हैं ना उनको ये मान लो कि वो मोती हैं अनगिनत, तारे अनगिनत होते हैं, वैसे ही इन्होंने तारों को मोती का नाम दे दिया, और मानो ऐसे बोल दिया कि मानो यानी संभावना है कि भाई तारे, जैसे जो तारे हैं ना वो क्या है, मोती है। ये तुलना है, लेकिन क्या कि संभावना में ज़्यादा तुलना है कि जो अंबर में तारे हैं मानो मोती अनगिनत, ठीक है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उसका, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जरा। अब यहाँ पे भी क्या हो गया, इसकी तुलना कर दी कि ये ऐसा है, ठीक है। तो ये हमारा मानो, 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 जनु, मानहू, इस तरीके से जो वाक्य आएंगे ये हमारे कौन से अलंकार में होंगे, ये हमारे होंगे उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार में, ठीक है। अब है हमारा रूपक अलंकार।
रूपक अलंकार क्या होता है? देखो, जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण, जो अब जो क्या है गुण, जहाँ पे गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमा का क्या हो? अभेद आरोपण हो। उपमेय में उपमा का अभेद आरोपण हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। कैसे कि भाई जहाँ पे गुण की अत्यंत, यानी कि गुण जो है, जो पंक्तियाँ होती हैं हमारे पास, तो उनमें गुण की समानता होने के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण, यानी कि जिसकी तुलना की जा रही है, जिससे तुलना की जा रही है, इनका क्या हो गया? इनका आरोप ही दे दिया। यानी इनको ऐसा नहीं कहा कि मानो ये ऐसा है, कि मानो ऐसा है, ऐसा नहीं कहा गया। अब की बार क्या कह दिया? ये कहना मानो ये यही है, मानो तो है ही नहीं, मतलब कि ये चीज़ यही है। जैसे कि मैं आपको बताऊं एक बार ये चीज़ और देखो कि जिसमें दो असमान चीज़ों के बीच जैसे या जैसा शब्दों का प्रयोग किए बिना ही क्या कर दी जाती है? सीधी तुलना की जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है कि भाई जैसे प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सारा कहाँ है। अब देखो, प्रिय पति वह मेरा, अब वो किसके बारे में बात कर रही है? अब वो बात कर रही है अपने प्रिय पति के बारे में। ठीक है, अपने पति के बारे में बात कर रही है कि प्रिय पति मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। और उसी के अकॉर्डिंग क्या कह दिया कि जैसे, अगर हम यहाँ पे जैसे लगता ना, तो ये क्या हो जाता? ये हमारा जो है इसमें चला जाता, क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षण अलंकार में। लेकिन अब इसमें नहीं दे रखा, तो ये क्या जैसे नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो दुख जल निधि डूबी का सारा का, यानी इसी की बात कह दी कि वो जो प्रियपति है ना, वो क्या है? वो दुख जल निधि डूबी का सहारा है। वो कहाँ है? मतलब उसी के बारे में बात करें, यानी कि उसके प्रियपति को किसकी संज्ञा दे दी उन्होंने? बिना कोई जैसा लिखे, बिना कोई मानो लिखे, या सिर्फ सीधा ही नाम दे दिया कि भाई जो प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा है। दुख जल निधि डूबी का सहारा ही उसको किसका नाम, उसको उसके प्रियपति को नाम दे दिया इसका ही, और वो सीधा ही आरोप डाल दिया कि वो क्या है? वो दुख जल निधि डूबी का सहारा है, वो कहाँ है। ठीक है, तो कोई इसमें ये नहीं कहा कि प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, मानो दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हमारे कौन से अलंकार में हो जाएगा? रूपक अलंकार में हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मैया तो मैं चंद्र खिलौना लहूँ, यानी कि चंद्र खिलौना, खिलौने का क्या दे दिया भाई? खिलौने को ये जो चंद्र का है रूप दे दिया। ठीक है, खिलौने को क्या रूप दे दिया? चंद्र का रूप दे दिया कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लूँ, यानी कि चंद्र का खिलौना लूँ। ना तो चंद्र का खिलौना कही इन्होंने, ना चंद्र जैसा खिलौना कही, ना ये कही कि मानो चंद्र जैसा खिलौना, मानो चंद्र खिलौना, ऐसा कुछ भी नहीं। सीधा ही चंद्र को क्या कह दिया? खिलौना कह दिया। तो क्या है? मैया मैं चंद्र खिलौना लूँ। ठीक है, चरण कमल बंधु हरिराई। इसमें भी एक चीज़ और फ्रेंड्स, ये चीज़ देखो, इसमें ट्रिक क्या है रूपक अलंकार की? आपको ये देखने को मिलेगा जिसमें योजक चिन्ह मिल जाए ना, ठीक है, वो हमारे क्या हो जाएंगे? वो रूपक अलंकार हो जाएंगे। जैसे कि देखो, प्राण प्यारा, इसमें आप देखते हो इसमें भी योजक चिन्ह है। ठीक है, उसके बाद है चंद्र खिलौना, इसमें भी हमारा योजक चिन्ह है। और चरण कमल, इसमें भी क्या है? इसमें भी हमारा योजक चिन्ह है। अब चरण को किसका वो दे दिया इन्होंने? इसमें चरण को रूप दे दिया कमल का। ठीक है, यानी पैरों को कमल का रूप दे दिया कि चरण कमल। ऐसा नहीं कहा कि चरण जैसे कमल या चरण कमल जैसे हैं, मानो चरण कमल हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सीधा ही दे दिया चरण कमल। ठीक है, तो ये हमारा रूपक अलंकार में हो जाएगा, और ये इस ट्रिक को आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट अलंकार पे चलते हैं। नेक्स्ट अलंकार है हमारा मानवीकरण अलंकार। देखो इसमें क्या है? इसमें क्या है? जहाँ प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जहाँ निर्जीव वस्तु को सजीव मान लिया जाता है। अब देखो, जहाँ प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का, यानी कि है ना, कोई प्रकृति की चीज़ है, जैसे पहाड़ हैं, नदी नाले हैं, पर्वत हैं, बादल है, आसमान है, तो इन पर क्या कहा गया है कि मानवीय चेष्टाओं का आरोप, यानी कि इनको मानव की तरह, मतलब कि संज्ञा दी गई हो, इनको मानव की संज्ञा दी गई हो, मानव की तरह इनको ट्रीट किया जा रहा है, तो वो हमारा मानवीकरण अलंकार हो जाता है। कैसे? जैसे निर्जीव वस्तु को क्या मान लिया? सजीव मान लिया। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं कि मेघ आए बड़े बन ठनकर, नदी कितनी उदास थी, सुनो न संगमरमर। देखो, मेघ आए बड़े बन ठनकर, अब मेघ क्या है? बन ठनकर आ सकते हैं भाई कभी,
मेघ एक ऐसी चीज़ है भाई, ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज़ है, क्या चीज़ कि भाई जो निर्जीव है, ठीक है, इसमें कोई जान नहीं है, ना कि ये इंसानों की तरह चल सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ठीक है, ना सांस ले सकते हैं, तो ये निर्जीव ही हो गए। लेकिन इन्होंने क्या कहा है वाक्य में कि भाई मेघ आए बड़े बन ठन कर। अब मेघ जो है बड़े बन ठन कर कैसे आएंगे भाई, नहीं आ सकते। अगर आए हैं, अगर इन्होंने वाक्य में दिया है, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा हमारा, मानवीकरण वाला अलंकार हो जाएगा, ठीक है। सेकंड देखो, नदी कितनी उदास थी। अब नदी जो है वो क्या है, उदास है। नदी उदास हो सकती है, नहीं हो सकती है। लेकिन और नदी हमारी क्या है, निर्जीव चीज़ है। लेकिन ये इन्होंने उदास इसी उदास कौन हो सकता है, उदास होता है इंसान, ठीक है, इंसान उदास हो सकते हैं ना, मानव उदास हो सकते हैं, मनुष्य। लेकिन यहाँ पे नदी को कह दिया तो ये हमारा मानवीकरण अलंकार भी हो जाएगा। सुनो न संगमरमर। अब संगमरमर सुन सकता है क्या भाई, नहीं सुन सकता। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा, अगर कह दिया है तो इनको क्या कह दो कि भाई तुम तो मानवीकरण अलंकार के हो, तुम तो ठीक हो। अगले जो ये देखो यहाँ पे क्या है, फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई। ना तो फूल हंस सकते हैं और ना कलियाँ मुस्कुरा सकती है। लेकिन अगर इन्होंने कहा है तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अलंकार क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, जिसमें है ना कोई भी चीज़ हुई उसका ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया, ठीक है। देखो, जिस स्थान पर लोक सीमा का अतिक्रमण करके, यानी कि जो जिसकी जो लिमिट होती है ना, उस लिमिट से ज़्यादा ऊपर की चीज़ों को बोल करके उस चीज़ का वर्णन करना, उस विषय का वर्णन करना, वो हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कि जिस स्थान पर लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी विषय का वर्णन होता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ये मैंने आपको दे रखा है शॉर्ट में कि किसी भी चीज़ का बढ़ा चढ़ा के अगर वर्णन किया जाता है तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखो, जैसे देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही। अब क्या है, साकेत नगरी जैसे सुंदर है, ठीक है, अच्छी है, सुंदर है भाई, लेकिन उसका क्या वर्णन कर दिया कि वो तो इतनी सुंदर है कि ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग से मिलने गगन आसमान में जा रही है। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया, तो ये हमारा कौन सा अलंकार हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। जैसे देखो, हनुमान की पूंछ में लगन ने पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। कि भाई लंका तो जल ही गई लेकिन निशाचर भी भाग गए, ठीक है। तो ये भी क्या होता है हमारा, ये हमारे हो गए अतिशयोक्ति अलंकार में हो गए। इसमें भी क्या कर दी गई है, अतिशयोक्ति कर दी गई है, बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया गया है, ठीक है। अब देखो हमारा कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में क्या होता है कि जहाँ अति सादृश्य के कारण, सादृश्य क्या होता है, समानता, उसके कारण उपमेय और उपमान में अनिश्चय की स्थिति बनी रही। अनिश्चय की मतलब कि कोई भी चीज़ डाउट में बनी रहे, संदेह हो उस चीज़ का, निश्चित ना हो, तो वो कौन सा अलंकार होता है, वो होता है संदेह अलंकार, ठीक है। दोबारा देखो, जहाँ अति सादृश्य यानी अति यानी अधिक समानता के कारण उपमेय और उपमान में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, कोई चीज़ निश्चित नहीं होती है, वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे कि देखो, सारी बीच नारी है, कि भी सारी बीच नारी है, या नारी बीच सारी, यानी कि जिसमें या भी आ जाए ना बीच में, इसमें ये ट्रिक भी लेके चलना है कि भी या आ जाए ना, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो भी हमारा संदेह अलंकार में हो जाए। क्यों, क्योंकि ये डाउट पैदा करता है कि सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, कि नारी की ही सारी है या नारी की ही सारी। तो ये क्या हो ये क्या हो जाएगा हमारा, संदेह अलंकार में हो जाएगा, संदेह पैदा कर रहा है। एक मिनट, आप ये चीज़ और देख सकते हो, एक और परिभाषा दी हुई है मैंने यहाँ पे कि जब किसी वस्तु को देखकर उसी के समान अन्य वस्तु के संशय होने का भाव होता है, तो क्या हो जाता है हमारा, संदेह अलंकार हो जाते। कोई वस्तु देख ली और देख करके उसी के समान कोई और दूसरी भी देख ली और हमें डाउट हो गया कि भाई ये दोनों सेम है या अलग अलग हैं, ये कौन सी चीज़ है, ये कौन सी चीज़ है, तो वो हमारा कौन सा अलंकार हो जाता है, संदेह अलंकार हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अलंकार पे चलते हैं। नेक्स्ट अलंकार देखो, भ्रांतिमान अलंकार। नेक्स्ट अलंकार क्या है, भ्रांतिमान अलंकार। देखो क्या है कि भाई जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम पैदा हो जाए, ठीक है, तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो ऐसे देखो कि जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो, वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे कि देखो, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावरी एडित मृति जाए।
तो यह हमारा कौन सा हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अलंकार पे चलते हैं। नेक्स्ट अलंकार क्या है हमारा, असंगति अलंकार। असंगति अलंकार क्या होता है, देखो असंगति अलंकार वह अलंकार है जहाँ कारण और कार्य में संगति न हो, कार्य और कारण में संगति न हो, यानी कि कारण अलग हो और कार्य अलग हो, या फिर जो कारण होता है वो जो कार्य होता है उसका कारण कोई और हो। ठीक हो, देखो अर्थात जहाँ कारण एक जगह हो और उसका फल या प्रभाव किसी दूसरी जगह पर दिखाई देता है, वहाँ असंगति अलंकार होता है। कि भाई देखो सबसे पहले तो असंगति अलंकार वह है कौन सा है, जहाँ कारण और कार्य में संगति न हो। ठीक है, कार्य और कारण में जहाँ संगति नहीं होती है वो कौन सा अलंकार होता है, असंगति अलंकार होता है। अर्थात जहाँ कारण एक जगह हो और उसका जो फल है वो कहीं और देखने को मिले, यानी कि कारण एक जगह है लेकिन उसका प्रभाव जो है कहीं और पर दिखाई दे रहा है, वो क्या हो जाएगा, हमारा असंगति अलंकार हो जाएगा। जैसे कि देखो लगी खिज पर बरसी आंखें, यानी खिज मीन्स होता है गुस्सा, कि गुस्सा हुआ लेकिन गुस्सा होने का जो प्रभाव है वो किस पे दिखाई दे रहा है, आंखों पर दिखाई दे रहा है, यानी आंखों में आंसू आ गए, गुस्से होने की वजह से आंखों में आंसू आ गए। गुस्सा हुआ एक कार्य हुआ लेकिन उसका कारण जो था उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, तो यहाँ पर इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। जैसे इस उदाहरण में खीज जो कि गुस्सा है उसका कारण कहीं और है लेकिन उसका प्रभाव जो है आंखों से आंसू बहने के रूप में दिख रहा है, इसलिए यह क्या हो गया है, असंगति अलंकार है। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार क्या होता है कि भाई वह अलंकार जहाँ किसी बात को स्पष्ट करने के लिए एक समान या मिलती जुलती बात उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जाती है, जहाँ पर एक किसी बात को स्पष्ट करने के लिए एक समान या मिलती जुलती बात को क्या किया जाता है, उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो देखो जब दो वाक्यों में दो अलग अलग बातें बिंब प्रतिबिंब, यानी कि एक तरीके का जो मिरर होता है ना उसको प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि हमारी छवि जो है हमें दिखाई देती है मिरर में, तो वैसे ही जो वाक्य है उसी की तरह कोई दूसरा वाक्य दे दिया जाता है, उसी का मिलता जुलता दूसरा वाक्य दे दिया जाता है, तो वो कौन सा हो जाता है, हमारा दृष्टांत अलंकार हो जाता है। एग्जाम्पल देखो सुख दुख के मधुर मिलन से, यानी कि जो सुख दुख है उसके मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। यानी कि देखो सुख और दुख के मधुर मिलन से, जैसे हमारा जीवन है उसमें सुख और दुख आते जाते रहते हैं, ठीक है, तो उसके मधुर मिलन से कि कभी सुख आता है तो कभी दुख आ जाता है, तो यह जीवन जो है हमारे जीवन जो है सुख दुख से ही पूर्ण होता है, परिपूर्ण हमारे जीवन जो है सुख दुख से ही होता है और किसी चीज़ से नहीं होता है, कभी सुख आ जाता है कभी दुख आ जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके की हो जाती है। फिर अब इसी की तरह एक बात और कह दी, क्या कह दी कि फिर घन में हो ओझल शशि, फिर शशि में से हो ओझल घन, यानी कि देखो घन क्या कहा है, बादल, और शशि किसको कहा है, चांद को। तो देखो घन और शशि, यानी कि जब बादल आते हैं तो चांद छिप जाता है बादलों में, और जब चांद आ जाता है तो बादल दिखाई नहीं देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ओझल मीन्स छिप जाना, यानी कि हमारे आंखों के सामने से जब बादल आते हैं तो जैसे शशि यानी कि चांद छिप जाता है और चांद आता है तो बादल चले जाते हैं, बादल हट जाते हैं, तो ये चीज़ क्या हो गई। उसी तरीके से इन्होंने क्या कहा है कि जिस प्रकार से हमारे जीवन में जो सुख और दुख चले जाते हैं, सुख और दुख आते जाते रहते हैं, तो वैसे ही क्या होता है, बादल भी कभी बादल और चांद आता जाता रहता है, कि बादल आता है चांद चला जाता है, चांद आता है तो बादल चला जाता है, ऐसे ही सुख आता है तो दुख चला जाता है, दुख आता है तो सुख चला जाता है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ है सेम चीज़ दोनों ही बोल दी गई हैं तो ये हमारी क्या होती है, दृष्टांत अलंकार। देखो एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था उसमें देखो कि सुख दुख का जीवन में आना और चंद्रमा का बादलों से छिपना निकलना, दोनों में एक ही भाव व्यक्त हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अलंकार पे चलते हैं। नेक्स्ट अलंकार क्या है, विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार क्या होता है, देखो कि यह वह अलंकार है जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, रियल में विरोध नहीं हो रहा है लेकिन ऐसा लगे कि हाँ इसमें विरोध हुआ है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा विरोधाभास अलंकार हो जाता है। दूसरे शब्दों में देखें कि जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध न होते हुए भी विरोध का भ्रम हो जाए, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है।
यानी कि अगर कोई वाक्य बोला जा रहा है तो उसमें दो चीज़ें एक साथ दी जाती है। एक तो चीज़ जैसे दी है लेकिन उसी चीज़ के अपोजिट दूसरी चीज़ दे दी तो वो क्या होता है, विरोध हो गया। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखो क्या दे रखा है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, कि जैसे जैसे बूढ़े श्याम रंग है, श्याम रंग मीन्स क्या होता है, काला रंग। ठीक है, त्यों तो वैसे वैसे उज्जवल होए यानी कि सफ़ेद हुए, कि जैसे जैसे बूढ़े श्याम रंग वैसे वैसे क्या है, सफ़ेद हुए। जैसे देखो यहाँ श्याम रंग जो है काला रंग है। ठीक है, शाम को क्या रंग दे दिया, काला रंग। उसके बूढ़े होने पर जो उज्जवल है, सफ़ेद होने की जो बात कही गई है, ये क्या कहा है, एक विरोधाभास है। यानी कि श्याम रंग की भी बात कह दी और क्या कर दी, उज्जवल होने की यानी कि सफ़ेद रंग की भी बात कह दी। तो ये हमारा कौन सी अलंकार में हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार में हो जाएगा। कि यहाँ पर जो श्याम रंग है, काला रंग के बूढ़े होने पर उज्जवल यानी सफ़ेद होने की बात कही गई है, ये क्या है, एक विरोधाभास है। यानी इसका विरोध का आभास हो रहा है, कहा भी नहीं गया लेकिन आभास हो रहा है विरोधाभास का। देखो एक एग्जाम्पल हो रहा है कि वह तो जलता है पर बर्फ़ की तरह ठंडा है। ठीक है, वह तो जलता है पर बर्फ़ की तरह ठंडा है। यहाँ पर जलने और ठंडा होने की दो विपरीत बातें कही गई हैं एक साथ में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके अलंकार फिनिश होते हैं। वैसे अलंकार तो बहुत होते हैं लेकिन मैंने आपके लिए सिर्फ है ना वे अलंकार लिए हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे एग्ज़ाम को देख करके। ठीक है, और हमारे प्रीवियस ईयर को देख करके। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। फ्रेंड्स आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी है, चीज़ें समझ में आई हैं तो वो भी लिख के भेजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ। ठीक है, और अगर आपको भाई ये है कि भाई मैंने जैसे हैंड रिटन नोट्स है ये, तो इसीलिए आप देख सकते हैं इनको। ठीक है, अगर आपको कोई मतलब कि प्रॉब्लम है तो आप वो भी मेरे को कमेंट में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।